साठोत्तरी पीढ़ी के रचनाकारों में डॉक्टर प्रतिभा सक्सेना जी का नाम बहुत आदर से लिया जाता है। आचार्य नरेंद्र देव स्नातकोत्तर महाविद्यालय कानपुर में रीडर पद से निवृत्ति के बाद अधिकतर वो अमेरिका में ही प्रवास कर रही हैं। कविताएं, कहानियां, लघु उपन्यास, लेख, निबंध वार्ता एवं रंगमंच हेतु नाटक उनकी विधाएं रही हैं। हिंदी की प्रमुख पत्र पत्रिकाओं में उनकी कहानियां, रचनाएं छपती रही हैं। उम्र की इस पायदान पे भले ही वो लेखन से दूर हो गई हों, लेकिन उनकी लिखी कहानियां, लघु उपन्यास आज भी पाठकों के दिल को आंदोलित कर देते हैं। प्रस्तुत है उनकी लिखी उपन्यासिका घर मेरा है। भाभी, हमें भी बताओ ना। अभी अम्मा जी डांटेंगी, कहेंगी क्या खी लगा रखी है। अम्मा तो अभी बड़ी देर तक पूजा करेंगी, सुना दो भाभी। गीता सोच सोच कर मुस्कुराती रही। किरण की उत्सुक आंखें उसके मुंह पर टिकी रहीं। बोलो ना। नहीं मानती तो सुनो, पर अम्मा से मत कह देना। तब मैं बहुत छोटी थी, शायद 6ठी या 7वीं कक्षा में। मेरी एक सहेली थी, कांता, मुझसे 2 या 3 साल बड़ी रही होगी। उसके आंगन में एक पपीते का पेड़ था। जब भी मैं उसके घर जाती, कच्चे पपीतों को ललचाई दृष्टि से देखा करती थी। चुरा कर खाने में हमें कोई हिचक नहीं लगती थी, बल्कि लगता था किला फतेह कर लिया। इन कामों में कांता मेरा पूरा साथ देती थी। कांता के एक छोटा भाई था, वसंता। वो अपनी आँखें बाजार के दुकान में मिलने वाले बबुए की तरह गोल गोल नचाता था। मुझे बड़ा विस्मय होता था उसे देखकर। हाथों पर गाल टिकाए किरण सुने जा रही थी। एक बार माँ ने कहा, जाओ कांता के घर से स्वेटर का नमूना ले आओ। उन्होंने देने को कहा था। मैं खुशी खुशी चल दी। उसका घर बहुत दूर नहीं था। कांता की माँ घर पर नहीं थी। हम दोनों आंगन में खड़ी थीं। मेरी दृष्टि पपीतों पर पड़ी। कांता को भी कच्चा पपीता नमक से खाने में बड़ा मज़ा आता था, पर उसकी माँ डांटती रहती थी। तो तुम लोगों ने ज़रूर पपीता चुराया होगा, किरण बोली। अब चुप तो रहो, पहले पूरी बात तो सुन लो। हम दोनों ने अर्थपूर्ण दृष्टि से एक दूसरे को देखा। कांता जाकर लग्गी उठा लाई। एक खूब बड़ा सा पपीता तोड़ा गया। वहीं आंगन में बैठकर हम दोनों उसे काट कर नमक मिर्च लगाकर खाने लगीं। 2-2 फांकें ही खाई होंगी कि बाहर से आवाज़ आई, कांता, ओ कांता। हमारा दम खुश्क हो गया। कांता ने फौरन एक टोकरी उठाकर पपीते पर औंधा दी, पर छिलके और बीज चारों ओर बिखरे पड़े रहे। इतने में उसकी माँ धड़धड़ाती हुई आंगन में आ पहुंची। मैं एकदम वहां से भाग निकली। बाहर का खुला दरवाज़ा पार करते हुए मैंने जो दौड़ लगाई तो घर आकर ही दम लिया। उमड़ती हंसी बार बार गीता के बोलने में रुकावट डाल रही थी। किरण भी खिलखिलाकर हंस रही थी। बोली, फिर तुम्हारी कांता का क्या हुआ? मुझे नहीं मालूम, मैं तो फिर बहुत दिनों तक उधर जाने से कतराती रही। और स्वेटर का नमूना? माँ से कह दिया कि कांता की माँ घर पर नहीं थी। बड़ी झूठी हो भाभी तुम। अच्छा अब जाओ, तैयार हो, नहीं तो अम्मा बिगड़ेंगी। किरण चली गई। गीता फिर अपने में डूब गई। हर मौसम के साथ विगत जीवन के प्रश्न जुड़े हैं। वे घास के लॉन जिसके चारों ओर अशोक के ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, हंसती खिलखिलाती सहेलियों के झुंड, शिक्षिकाओं की नकलें, वे मौज मस्ती भरे दिन कितनी जल्दी बीत गए। रास्ते में पड़ने वाले इमली के पेड़ पर कितने पत्थर चलाते थे हम लोग। क्लास में मुंह छिपाकर इमली खाना, दूसरे की कॉपी से जल्दी जल्दी सवाल नकल करना, बहन की डांट खाना, होली का हुल्लड़, सावन के झूले, सब कुछ पीछे छूट गया। ये संसार कितना सुंदर है, चहल पहल से भरा, आनंद से परिपूर्ण। अचानक दाल जलने की तीखी महक आई, साथ ही सास की ऊंची आवाज़ भी। कुछ जले फूके, किसी को क्यों फिक्र होगी। वो जल्दी से चौके की ओर भागी। सास दाल का उफान उतार रही थी। चलो दाल नहीं जली, उसने संतोष की सांस ली। पता नहीं क्यों उन बीते दिनों में घूमते घूमते सब कुछ भूल जाती है गीता। शादी हुए ये 3रा ही तो साल है, इतने में क्या दुनिया बदल गई। बाहर तो सब कुछ वैसा ही है। उसे लगता वही बदली जा रही है। शुरू के दिनों में बड़ी प्रतीक्षा रहती थी। आंखें घड़ी की ओर लगी रहती थीं। 5:30 बजे ये लौटेंगे, कमरे में आएंगे, मैं चौके में होंगी तो चाव भरी नज़र से देखेंगे, आने का इशारा करेंगे, या क्या ठीक कमरे में जाकर चिल्लाने ही लगें, मेरा पैजामा कहाँ रख दिया। गीता सोचती, घर के बड़े लड़के हैं, कमाऊ पूत, इन पर क्या किसी की रोक टोक है।
दिन के काम उत्साह से निपटाती और शाम का इंतज़ार करती रहती। समीर के आने की आहट से दिल की धड़कन बढ़ जाती। पर समीर आता तो बाहर के कमरे में चला जाता, वहीं नाश्ता पानी पहुंच जाता। घर के सब लोग उसी कमरे में इकट्ठे होते, वहीं गपशप होती, एक वही चौके में बैठी रहती। अपने आप वहाँ जाने की हिम्मत नहीं, ससुर भी तो वहीं बैठे होंगे। बुलाता कौन उसे? अकेली बैठी सब्जी काटती, मसाला पीसती, आटा गूंथती, सारा उत्साह समाप्त हो जाता। फिर भी आशा बनी रहती, रात को आएंगे तब कहाँ जाएंगे। पर तब भी समीर बड़ा उखड़ा उखड़ा सा रहता। कई बार पूछने पर एक आध बार बोलता, हम लोगों को बहुत चिंता है, किरण की शादी कैसे होगी, अम्मा तो बड़ी नाराज़ हैं। किससे? तुम्हारे पिताजी ने रुपया नहीं दिया। हम लोगों को पूरी आशा थी कि 10-15 हज़ार तो नकद देंगे ही, उसी से किरण के हाथ पीले कर देते, थोड़ा बहुत हम लोग और लगा देते। गीता चुप रहती। समीर कहता, क्यों, तुम्हारे पिताजी की आमदनी तो अच्छी है, बड़ा भाई भी कमाता है, अब तो खर्चा भी तो है। हम 2 बहनों की शादी की, एक बहन अभी कुंवारी बैठी है, दोनों भाइयों की पढ़ाई भी हुई। राजन की इंजीनियरिंग की पढ़ाई का खर्चा भी तो कम नहीं। कपड़े बदल कर समीर ने 2-3 चक्कर कमरे के लगाए, फिर रेडियो ऑन कर दिया। भैया बाबू बुला रहे हैं, छोटी ननद कंचन की आवाज़ आई। समीर फिर चला गया। गीता चुपचाप लेटी रही। रेडियो में क्या आ रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाथ बढ़ाकर स्विच ऑफ कर दिया उसने। सास कहती हैं चिंता के मारे उन्हें रात रात भर नींद नहीं आती। किरण तो ब्याह के लायक है ही, कंचन भी कौन छोटी है, कैसे निपटेंगी दोनों। बड़ी ननद तो शादी में मेहमानों के सामने कहने से भी नहीं चूकी थी, बाबू तुमसे पहले ही कहा था सब तय कर लो, नहीं माने, अब देख लिया ना। ससुर ने गहरी सांस छोड़ी, जवाब कुछ नहीं दिया। उनका विचार था बड़ी लड़की की शादी में 15,000 खर्च किए हैं और अब तो लड़का भी कमा रहा है, 20-25 हज़ार से क्या कम करेंगे। गीता के पिता ने पूछा था, आपकी मांग क्या है। मांग क्या बताएं, आपके भी कुंवारी लड़कियां हैं, मेरे भी, मुझे भी अपनी लड़कियां ब्याहनी हैं। वैसे तो लड़की वाला सामर्थ्य भर देता ही है, मैं भी बड़ी के ब्याह में 25,000 खर्च कर चुका हूँ, अब आप खुद ही समझ लीजिए। मैं मुंह खोल कर क्या कहूँ। हाँ, सामान के रूप में हमारी कोई मांग नहीं। पिता ने समझ लिया इनकी कोई मांग नहीं है और इनने सोचा 25,000 तो कह ही दिया है, इससे कम की शादी क्या करेंगे। पिता ने घर आकर गीता की माँ को बताया, उन लोगों को बिल्कुल लोभ नहीं, बड़े सज्जन आदमी हैं, खुद लड़कियों के बाप हैं, दूसरों की हालत समझते हैं। सबसे अधिक खुश हुई थी गीता। कितनी भाग्यशाली हूँ मैं जो ऐसा घर मिल रहा है, 2 कुंवारी नंदें हैं, एक देवर, खूब प्यार से हिलमिल कर रहेंगे। बड़ी बहू तो मैं ही होंगी, नंदों के ब्याह खूब अच्छे अच्छे करूँगी, चाहे मेरा सारा जेवर ही चला जाए, सब कहेंगे बहू हो तो ऐसी। पिता ने जितना कुछ हो सका दिया था, नगद भी दिया था, पर सिर्फ 7,000, इन लोगों की आशा से बहुत कम। लेटे लेटे गीता को चैन नहीं पड़ रहा, नींद जैसे आंखों से उड़ गई। समीर अभी तक नहीं आया, 10:30 बज चुके थे, पता नहीं क्या बातें हो रही हैं। मुझे क्या, मुझ पर तो सबके मुंह चढ़े रहते हैं। बड़ी ननद ने अपनी माँ से भी शिकायत की थी, मेरी मौसिया सास की भांजी के लिए कितना कहा था उन लोगों ने, अम्मा तुमने नहीं माना, घर भर जाता तुम्हारा। 5,000 नकद तो टीके में आते, कहीं बाबू मुंह खोलकर मांग लेते तो और भी मिलता। किरण की शादी करके भी कंचन के लिए बचा रहता। अरे लड़की जरा सांवली ही तो थी, इनने बड़ा उजाला कर दिया है ना। क्या करें बिटिया, किस्मत ही फूटी थी हमारी। छोटी ननदों को भी भर गई थी वो, इसी के वजह से उनकी शादी नहीं हो पा रही। उन्हें अच्छे दूल्हे नहीं मिलेंगे, बाबू को नीचा देखना पड़ेगा और भी जाने क्या क्या। पहले तो दोनों ने बहुत बेरुखी दिखाई थी, देवर तो बहुत छोटा है। समीर कमरे में आया और अपने बिस्तर पर लेट गया। गीता की हिम्मत नहीं पड़ती कुछ भी पूछने की, कहीं झिड़क दिया तो। बताना होगा तो खुद ही बताएंगे। गीता ने उठकर पानी पिया और लाइट ऑफ कर दी। कोई कुछ नहीं बोला। समीर को बड़ी जल्दी नींद आ जाती है। गीता आंखें खोले अंधेरे को घूरती रही। सुबह का चाय नाश्ता चल रहा था। गीता ने पराठे में घी लगाकर चमचा कटोरी में रखा ही था कि सास पूजा के लिए चावल लेने आई। सिर का पल्ला आगे खींचने की जल्दी में कटोरी टेढ़ी हो गई, घी छलक गया। माँ ने ऐसे ही सिखाया है। वाह क्या हथरसिया स्टाइल है, छोटे देवर की आवाज़ थी। ननद ने खिलखिलाकर हंसी। कभी किसी बात पर समीर ने कहा था हथरसिया स्टाइल, तब से ये विशेषण उसके हर काम के साथ जोड़ दिया जाता है। इन लोगों को मेरे सब काम अजीब लगते हैं, गीता सोचती।
आटा गूंदना, रोटी बेलना, यहाँ तक कि साड़ी पहनने और बिंदी लगाने तक की आलोचना होती है। बोलने के ढंग की तो ये लोग हर समय नकल उतारते हैं। सास जी इन लोगों से कुछ नहीं कहती। मैं जरा सी भी कुछ कह दूँ तो फ़ौरन टोक देती हैं। हर बात में नीचा दिखाने की कोशिश। पता नहीं मेरे करने से ही हर काम अजीब हो जाता है। उसे लगता है इस वातावरण में रहते रहते वो भी असामान्य हो उठेगी। एक बार हंसी में उसने हथरसिया की टक्कर का शब्द बोल दिया था। किरण ने अपनी चुन्नी के किनारों पर तुरपन की थी, एक तरफ सीधी दूसरी तरफ उल्टी। गीता ने हंसकर कहा, ये क्या रायबरेलिया स्टाइल है? कंचन ताली बजाकर हंसी। अरे वाह, भाभी ने क्या नया शब्द गढ़ा। किरण का मुंह चढ़ गया। हाँ, हम तो फूहड़ हैं, अपने को जाने क्या समझती हैं, से लेकर रोना धोना तक हुआ। गीता मनाती रही, पर अम्मा से शिकायत किए बिना काम कैसे चलता। नंदों से बराबरी नहीं करेंगी तो छोटी नहीं हो जाएंगी। एक बात भी उधार नहीं रखेंगी वो। तमीज़ सिखाकर तो भेजा ही नहीं गया। और अंत में, जब तुम लोग जानती हो तुम्हें फूटी आंखों नहीं सहन कर सकती, तब क्यों बोलने जाती हो? गीता का मन विद्रोह से भर उठता। जवाब मुंह तक आता पर चुप रह जाती। परिणाम जानती है वो। शाम को बाहर वाले कमरे में सारी शिकायतें और उन पर टीका टिप्पणी। ससुर तो बहू से बोलते नहीं, पर समीर डांटता टपटता और 4-5 दिन के लिए तनाव भरी स्थिति। अगर गीता कभी अपनी बात कहे तो जवाब मिलेगा, काहे को ध्यान देती हो, इस कान सुनो उस कान निकाल दो। अब अम्मा वो क्या समझाएं, वो तो वैसे ही नहीं खुश रहती तुमसे, अब मैं क्या कहूँ। अम्मा खुश नहीं हैं, पर तुम भी तो असंतुष्ट हो, वो कहना चाह कर भी न कह पाती। कोई कुछ कहता है तो मुझ पर असर होता है, गीता सोचती। कहीं कोई छुटकारा है मेरे लिए? कहाँ भाग जाऊँ निकल कर? मायके जाने नहीं देंगे, बाप भाई आएंगे तो उनका मुंह तक नहीं देखने देंगे, अपमानित कर बाहर का बाहर वापस कर देंगे। 3 बार भाई आए, उन्हें लोगों ने बैठाया तक नहीं, खूब कहा सुनी की और उल्टे पैरों लौट गए। 2 बार पिता आए, उन्हें सास जी ने खूब जली कटी सुनाई। अपनी लड़की तो ब्याह ली समझी जी, अब अपना जी जुड़ाने आए हो। हमारा तो जी जल रहा है। जवान लड़की कुंवारी बैठी है, कैसे पार होगी? जाने कैसे फंस गए तुम्हारे यहाँ। 15,000 तो नकद मिल रहे थे, सामान अलग से, पर क्या कहें किस्मत को। पिता सिर झुकाए खड़े रहते हैं। वो कहती जाती हैं, जैसा हमारे साथ किया भगवान खूब बदला देगा। हमें तो लूट लिया, ऐसी कुलच्छनी टिका दी, घर की हंसी खुशी छीन ली। अब अपनी बेटी देख जी ठंडाने आए हैं अपना। हम तुम्हें भी सुख नहीं देखने देंगे समधी जी। साथ में लाए बंडल वहीं रख पिताजी लौट गए। उनके लाए सामान पर भी टीका टिप्पणी होती रही। ये देखो लाए हैं मरे कंगले कहीं के, ये सूखी मिठाई। अरे किसी कंगले को ही ब्याह देते, हमारा लड़का ही रह गया था। पड़ोसिन ने कहा, मिठाई में तो कोई खामी नहीं है जिज्जी, लाते लाते भी तो हवा लगकर सूख जाती है। इस मिठाई को क्या सिर पर मारूं अपने? मेरा तो जी जलता है। मेरी लड़की का ब्याह कैसे होगा? ऐसी ही ममता उमड़ती है तो ले जाएं, हमेशा को रख लें अपनी बिटिया। भेज क्यों नहीं देते मुझे मेरे मैके? पर नहीं भेजते ये लोग। दिन रात काम करने वाली, बासी बचा खाना खाकर चुपचाप पड़ी रहने वाली नौकरानी कहाँ मिलेगी इन्हें? कहीं जाने नहीं देंगे। एक बार भेज दें तो मैं कभी लौट कर ना आऊँ। गीता के मन में तूफान सा उठने लगता। जब से आई हूँ एक बार भी मायके नहीं जाने दिया। गीता को बहुत याद आती है उन सब की। 2 सावन बीत गए, ये तीसरा भी यूं ही निकल जाएगा। मेरी याद करते होंगे वे लोग भी, नहीं तो बार बार क्यों आते हैं यहाँ? मेरा ही मोह तो है जो अपमानित होने के बाद भी यहाँ खींच लाता है। ताऊ जी का घर याद आता है गीता को। रात के 12-12 बजे तक हम लोग खेला करती थीं। 2 बहनें थीं, एक ताऊ जी की और 3 पड़ोस की। पता नहीं चलता था दिन रात कैसे बीत जाते हैं। होली पर नई भाभी की क्या गत बनाई थी, कितनी जल्दी बीत गए वे दिन। ससुर जी सुबह 6 बजते बजते मिल चले जाते हैं। उनके लिए सुबह उठकर पराठा सब्जी बनाना ज़रूरी है। बर्तन रात से ही मांझ कर रख देती है गीता। कभी कभी सुबह ऐसा बदन टूटता है कि उठने की बिल्कुल इच्छा ही नहीं होती। मन करता है फिर से मुंह ढाँक कर सो जाए, पर अब तो वे खाना साथ लेकर जाते हैं। इसके बाद चाय नाश्ते के कई राउंड चलते हैं। समीर ब्रश करके चाय पीता है। ननदों को नाश्ते के साथ चाहिए। सास को नहाने के बाद फ़ौरन देनी होती है। समीर 9 बजे खाना खाकर निकल जाता है। स्कूल जाने वालों को 10 बजे चाहिए और सास तो 1-1:30 से पहले खाती ही नहीं। तभी गीता का भी खाना होता है। फिर 4 बजे से चाय का चक्कर शुरू। उस दिन पड़ोसिन चाची मैदा की चलनी मांगने आई थी।
सास पूजा पर थी, सो गीता के पास खड़ी हो गई। दो चार इधर उधर की बातें करके बोली, कैसी कुंभला गई बहू, यहाँ तुम्हारी कोई कदर नहीं। नंदने साथ काम करवाती हैं या अकेली ही खटती हो। सहानुभूति के बोल सुनकर मन पिघल उठा। काम करना बुरा नहीं लगता चाची जी, मुझे तो प्यार के दो बोल चाहिए। सो तो कोई ढंग से नहीं बोलता, मैं तो दिन रात सुनती हूँ, बाप भाई से भी तो मिलने नहीं दिया जाता। गीता की आंखों से आंसू टपकने लगे। इतने में किरण आ गई। रोते देख लिया, जाकर अम्मा से जड़ाई। वो पूजा छोड़कर आ गईं। उस समय तो चुप रहीं, पर बाद में जो कोहराम मचाया तो शाम तक बकती झकती रहीं। शाम को पेशी हुई बाहर के कमरे वाले न्यायालय में। आरोप लगते रहे, गीता और उसके माँ बाप को कोसा जाता रहा, धमकी भी मिली। ऐसी बहू किसी और घर में होती तो मार मुर कर ठिकाने लगा दी जाती। सभी कुछ एक तरफा रहा। वो ससुर के सामने बोल नहीं सकती, तभी से किसी आने जाने वाले से बोलना उसने बंद कर दिया। मायके से चिट्ठी आती है, उसे कोई नहीं बताता। जवाब कोई क्या देता होगा, जब आने पर ही कोई सीधे मुँह बात नहीं करता। शुरू में एक आध बार चिट्ठी लिखने बैठी तो ननद झांकने लगी, क्या लिख रही हो, हम भी देखें जरा। सास ने कहा, अपने बाप को लिख देना 25,000 से जो रकम बचाई है वो चुका दें, तब आगे की सोचें। अपने आप लिखें, ये हिम्मत नहीं इन लोगों की। अभी शाम की चाय की तैयारी करनी है, कौन बार बार स्टोव का झंझट करे। मिट्टी के तेल का धुआं आंखों में और जलन पैदा कर देता है। एक बार अंगीठी सुलगा लेती है गीता, वो आराम से 9-10 बजे तक काम कर देती है। चाय के बाद उसी पर शाम के खाने का प्रबंध होने लगता है। चौके में कितनी घुटन है। उठाऊ अंगीठी थी, तब तक आराम था। अंगीठी भरकर दरवाजे पर रख आती थी, अपने आप सुलग जाती थी। अब तो वहीं चौके में बैठकर धौंकना होता है। बुरी तरह धुआं भरता है, आंखें घंटे भर कड़वाती रहती हैं। कुछ महीनों से आंखों में किरकिराहट रहती है, लगता है रूहे हो गए हैं। किससे कहे गीता कि मुझे डॉक्टर को दिखा दो। सोच रही थी कि कमरे में जाकर पसीना सुखा लूँगी, पर वहाँ ननद और देवर रेडियो सुन रहे हैं। कंचन का मेजपोश कढ़ रहा है। उन लोगों के सामने पल्ला खोलकर पसीना भी नहीं सुखा सकती। दिन तो दिन, गर्मी की रातें तो बिल्कुल नहीं कटती। उस छोटे से कमरे में ही पड़े रहना होता है। आंगन है ही कितना बड़ा, फिर वहाँ ससुर सोते हैं। छत बिल्कुल खुली है, सास को पसंद नहीं। अड़ोस पड़ोस में सब कहेंगे कि नई बहू छत पर पसरी है। घुर्र घुर्र करते पंखे की हवा शीतलता के स्थान पर तपन फूंकती है। परेशान होकर फुल पर करो तो भाएँ भाएँ के मारे बैठा नहीं जाता, और बंद करने पर तो पसीने से बुरा हाल हो जाता है। पीठ, गर्दन, कमर, सब जगह अमोरियाँ ही अमोरियाँ। लगता है बदन पका जा रहा है। चौके में काम करते समय सुइयाँ सी चुभती रहती हैं। पाउडर का डिब्बा कब का खाली हो गया। हफ्ते भर पहले लाने को कहा था, अभी तक नहीं आया। समीर ले भी आए तो फ़ौरन सुनने को मिलेगा, भाभी के लिए कैसा चट से ले आए। शुरू से तो लिहाज और दबाव के मारे कुछ किया नहीं, अब मेरे लिए कुछ करने की इनकी हिम्मत नहीं है। गीता को लगता वैसे इनकी इच्छा भी नहीं होती, नहीं तो क्या कभी कह नहीं सकते हम लोग ज़रा घूमने जा रहे हैं। वो क्या रोक सकती हैं इन्हें, और कौन सा पैसा खर्च होता है इसमें, पर चाव भी तो हो किसी को। शादी के बाद स्वप्न देखा करती थी, पूर्णिमा की चांदनी से आलोकित दिगंत, हर श्रृंगार के फूल झर रहे हैं। गीता समीर के साथ घूम रही है। सफ़ेद अमेरिकन जॉर्जेट के रुपहले तारों वाली साड़ी, सफ़ेद ब्लाउज़ और जूड़े में मोगरे का गजरा, जैसे तैरती चली जा रही है। समीर कहेगा, ये चांदनी ऊपर से नीचे आ रही है या नीचे से ऊपर जा रही है। वो देखो चांद ऊपर है, गीता इठलाकर बोलेगी। साक्षात पूर्णिमा तो मेरे साथ चल रही है। पर रुपहले तारों वाली साड़ी की तह कभी नहीं खुली। हवा के एक एक झोंके के लिए तरसना पड़ता है। ये टेरेलिन नायलॉन की साड़ियाँ तो और मारे डालती हैं, न पसीना सूखने दें न हवा लगने दें। जरा भी पीठ या गर्दन खुल जाए तो सास के बोल सुनो, हमें क्या करना है, तुम चाहे नंगी होकर नाचो। भाभी, तुम मेरा स्कूल का सेट पूरा करवा दोगी? साथ साथ तो मैं पूरा करवा दूंगी, अकेले मैं कैसे करूंगी, मुझे समय ही कितना मिलता है, ऊपर से आंखों में रोहे खटकते हैं। तुम तो बहाना कर देती हो। नंदों का कहना है औरों की भाभियां तो उनका खूब काम करा देती हैं, और वो दोनों की सहेलियां आती हैं तो कहती हैं, भाभी जी आइए ना। वे चाहती हैं भाभी उनके साथ बैठें बोलें, उसकी हिम्मत नहीं पड़ती। सहज रूप से भी कुछ कहे और किसी को नागवार गुजरे तो उसका तो जीना मुश्किल हो जाएगा। वे घर आने का निमंत्रण देती हैं तो ना कहते बनता है ना हाँ, इसीलिए कोई बहाना बनाकर टल जाती है वो वहाँ से।
मन मचलता रहता है उनके स्कूल की बातें सुनने को, अपनी कहने को। ऐसी ही नालायक हूँ मैं तो तलाक क्यों नहीं दे देते, कर लें दूसरी शादी, मुझे किसी तरह जीने तो दें। ये लोग क्या चाहते हैं, मेरी मौत? एक बार सास भुनभुना रही थी, मर भी तो नहीं जाती, छुट्टी हो। मुझे मारना क्यों चाहते हैं, गीता समझ नहीं पाती। वैसे ही निकाल दें घर से, मायके भेज दें, कह दें वो भाग गई, हम नहीं रखेंगे। पर कुछ होता कहाँ है। आज किरण को देखने कुछ लोग आ रहे हैं। सुबह से दम मारने की भी फुर्सत नहीं मिली। तीसरे पहर सास ने कहा, क्या मनहूस शक्ल बना रखी है, जरा ढंग के कपड़े वपड़े बदल लो, 4 लोग आएंगे, देखेंगे तो क्या कहेंगे। गीता अपने कमरे में चली गई। उफ, कितने बाल टूटते हैं, कैसी मोटी मोटी 2 चोटियां बनती थीं, अब कितने हल्के बाल रह गए हैं। गीता को याद आया वो दूसरों की पतली पतली चुटियां देखकर हंसा करती थी। एक बार पड़ोस की बिंदो को देखकर उसने कहा था, कैसा चेहरा बनाया है, धसी धसी आंखें, पीले पीले गाल, दांत भी निकले निकले लगते हैं, कैसी हो गई है बिंदो दीदी। जवाब दिया था अम्मा ने, ससुराल में बड़ी दुखी है बेचारी, 2 सौतेली लड़कियां हैं, ऊपर से बुढ़िया सास, जीना मुश्किल कर रखा है आदमी ने। मुझे तो तरस आता है देखकर। आदमी अधेड़ था बिंदो दीदी का, शक के मारे किसी से बात तक नहीं करने देता था। लड़कियां बात बेबात शिकायत करती रहती थीं और वो इस पर पीटता था। उसने ये भी फैला रखा था, मायके में किसी से आशनाई है, सो यहाँ रहना नहीं चाहती। फिर साल बीतते बीतते खबर आ गई थी, खाना बनाते हुए नायलन की साड़ी ने आग पकड़ ली, बिंदो दीदी जलकर मर गई। कैसी विकृत हो गई थी उनकी वो सुंदर युवा देह, फपोलों से भरा अधजला मुंह, नाक, आँख, किसी का आकार स्पष्ट नहीं रह गया था। अम्मा देखकर आई थी और 2 दिन ठीक से खाना भी नहीं खा पाई थी। उसका ध्यान आते ही मन जाने कैसा हो उठा। रोज़ ही अखबारों में आता है, किसी ने मिट्टी का तेल डालकर आग लगा ली, कोई कुएं में डूब मरी, किसी ने जहर खा लिया, कोई फांसी लगाकर मर गई। पता नहीं इन्हीं खबरों पर मेरा ध्यान इतना क्यों जाता है। गीता सोचती, मैं भी क्या? नहीं, मैं मरना नहीं चाहती, मुझे मौत से डर लगता है। मरने की कल्पना गीता को दहला देती है। इतनी बड़ी दुनिया में क्या मेरे लिए कहीं जगह नहीं है? अचानक शीशे में उसे अपने चेहरे की जगह बिंदो दीदी का अधजला चेहरा नजर आने लगता। वो भयभीत हो उठती। नहीं, मैं नहीं आत्महत्या करूँगी, मुझे तो जिंदा रहना है, मुझे तो ये संसार अच्छा लगता है, बहुत सुंदर रमणीय है। खूब संवार संवार कर जूड़ा बनाया गीता ने, क्रीम, पाउडर, बिंदी, शादी में सब मिला था। श्रृंगार का मौका ही कितनी बार मिला। मन लगाकर श्रृंगार किया उसने, किरण को भी बुलाकर तैयार किया। किरण खूब अच्छी लग रही है। गीता ने अपनी हरे बॉर्डर वाली बनारसी साड़ी पहनाई है, माथे पर छोटी सी बिंदी, कानों में झाले, सास सराहना से देख रही है। आगंतुकों की आंखों में किरण के लिए प्रशंसा स्पष्ट दिखाई दे रही है। सबको लगा अब स्वीकृति मिलने में देर नहीं है, पर बाद में सब गुड़ गोबर हो गया। लड़के के बाप ने कहा, यूँ तो और भी अच्छे अच्छे रिश्ते आए थे, पर हमें आपकी लड़की पसंद है। वैसे एक बात बता दूं, एक और रिश्ता आया है और वे लोग 15,000 देने को तैयार हैं। अब आप जैसा कहें। 15,000 नकद, माने 25,000 की शादी, इतना कहाँ है हमारे पास। बात वहीं ख़त्म हो गई। किरण का दमकता चेहरा बुझ गया। गीता उदास हो गई। घर में फिर मनहूसियत छा गई। उस रात समीर ने कहा था, तुम्हारे पिताजी किसी तरह 5,000 का इंतज़ाम कर दें तो सब ठीक हो जाए। 7,000 पहले वाले, 7-8 हज़ार हम लोग और कर लेंगे, 5,000 और होते तो। मायके की हालत जानती है गीता, पिताजी अब तक इस शादी का उधार चुका नहीं पाए होंगे, फिर छोटी बहन की भी तो है। मुझे तलाक दे दो, मैं कुछ नहीं कहूँगी, दूसरी शादी कर लो, वहाँ से मिल जाएगा। कैसी बेवकूफ़ हो तुम, अपने बाप से मांगना इतना बुरा लगता है। जब मैं जानती हूँ वो नहीं दे पाएंगे तब मैं क्यों कहूँ, और उनसे मांगने का अधिकार ही क्या है किसी को। उन्होंने ही तो दुबात की, तुम्हारी बड़ी बहन की शादी में उन्होंने 12,000 नकद दिए थे, तो जेवर और सोना बिल्कुल नहीं दिया था, उनसे पहले ही तय हो गया था। उन लोगों ने कहा था हमारा लड़का MSc है, 12,000 रुपये दे दो और चाहे कुछ करो चाहे ना करो। और तभी साजे का मकान बिका था, उसके 20,000 रुपये भी मिले थे। साजे के मकान में बड़ी का हिस्सा था, मंझली का नहीं। जिया जी तुम्हारे MSc हैं तो मैं क्या नालायक हूँ, मैं BSc हूँ, तो फिर काहे को आए थे नाक रगड़ने। हाँ, मैं तो गंवार हूँ, नकारा हूँ। मैं ये कब कह रही हूँ, और क्या कह रही हो। मैं जब से सुन रहा हूँ जबान तो ऐसी चलती है कि काट कर फेंक दे। समीर की ऊंची आवाज़ सुनकर जाने कब सास और नंदें दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई थीं। सास कहे जा रही थी,
हमारा लड़का नालायक है, मरी जाने कहाँ की तोहमत हमारे सिर डाल दी, कीड़े पड़ेंगे ससुरों के। ऐसे मत कहो, गीता चीख उठी। चीख रही है लोगों को सुनाने के लिए कि हम मार रहे हैं? हाँ हाँ, मैं तो कहूँगी, क्या कर लेगी तू मेरा? कोड़ फूटेगा उनके, गल गल कर मरेंगे अभागे। गीता सब कुछ भूल गई, मुंह से अपने आप निकलने लगा, मुझे मार लो, मेरे माँ बाप को मत कहो। तुम भी तो माँ बाप हो, तुम्हें कोई कहे तो हमें ऐसे कहेगी सुसरी, सुअर की औलाद। समीर ताव खाकर आगे बढ़ा। माँ बेटे दोनों एक साथ चिल्ला रहे हैं, ये तो हाथ चलाने पे उतारू हैं। गीता का दिमाग गर्म हो उठा, वो खड़ी खड़ी उकसा रही है बेटे को अपने। बहुत दिनों से बंधा हुआ बांध टूट पड़ा। गीता जवाब दे रही है, मैं सुअर की औलाद हूँ, और तुम तो उस सुअर से भी गए गुजरे हो जिसकी जूठन के बिना अपनी औलाद को नहीं ब्याह सकते। एक झन्नाटेदार थप्पड़। गीता का संतुलन बिगड़ गया, सिर घूम गया, वो गिर पड़ी। सिर से कुछ टकराया, ऊंची ऊंची मिलीजुली आवाज़ें वातावरण में तैरती रहीं। फिर गीता बोली नहीं, निश्चेष्ट पड़ी रही। बेहोश हो गई क्या? किरण आगे बढ़ी। सुसरी मक्कर साधे पड़ी है, चल किरण इधर। सब लोग कमरे से चले गए। हमारी तरफ एक वैद्य जी दौरों की बड़ी अच्छी एक दवा देते हैं जिज्जी। पड़ोसन बोलते बोलते आंगन में आ गई। बहू को दिखा दो, हफ्ते भर में चंगी हो जाएगी। गीता दाल धोने जा रही थी। क्यों बहू, तुम्हें कब से दौरे पड़ते हैं मायके से? मुझे तो कभी दौरे नहीं पड़ते। विस्मित सी गीता ने सास की तरफ देखा। उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया, मुंह फेर कर कमरे से चली गईं। अरे कल रात तो दौरा पड़ा था, चीख की आवाज़ सुन के हमने झांका तो देखा तुम गिरी पड़ी थी। सिर में पलंग के पाए से क्या चोट लगी है? वो माथे के घूमड़ की ओर इशारा करती हैं। ये लोग वहीं इकट्ठे थे, तब जिज्जी ने बताया बहू को दौरा पड़ा है। मुझे नहीं मालूम। गीता दाल लेकर चौके में चली गई। पड़ोसन संदेह भरी दृष्टि से देखती रही। पट्टा बिछाकर गीता धप्प से बैठ गई। घूमते हुए सिर को दोनों हाथों से पकड़ लिया। भूल गई चौके में क्या करने आई थी। जलती हुई अंगीठी को लगातार घूरे जा रही है। दरवाजे पर कोई आया, गीता को किसी का ध्यान नहीं। भाभी, उत्तर देने की सुध किसे है? भाभी तुम्हें क्या हो गया है? तुम जाओ, मैं दाल चढ़ा दूंगी। किरण की आवाज़ है। मुझे कुछ नहीं होगा, मैं मरूंगी नहीं, तुम लोग चाहे जो करो। किरण बहुत उदास है, अनुनयपूर्ण दृष्टि से गीता की ओर देख रही है। मेरी वजह से ये सब हो रहा है, मैं मर जाऊं तो छुट्टी हो। किरण की आंखों में आंसू हैं। गीता ध्यान से उसे देख रही है। किरण का सारा दर्प समाप्त हो गया है। गीता को बड़ी अपनी सी लगी। किरण गीता को ज़बरदस्ती उसके कमरे में छोड़ आई। वो सोचती रही, वो पड़ोसन चाची मुझसे ये सब कहने क्यों आई? शादी में भी इन्हीं ने उकसा उकसा कर खूब मजा लिया था। हंसकर बोली थी, काहे जिज्जी, वो संदूक कहाँ है जिसमें रुपया भरा है? हमारा हिस्सा निकालो। जल भुनकर सास बोली थी, हाँ हाँ, रुपया आया है, खूब आया है, हमने गाड़ गाड़ के रखा है, सब छाती पे रख के ले जाएंगे ससुरे। कुछ भी तो नहीं दिया मरों ने। बातें तो खूब बड़ी बड़ी करते थे, पूछते थे क्या मांग है आपकी। मांग सुन ली तभी साफ कह देते, ऐसा धोखा खाया है हमने। सास बकती झकती रही थी। बड़ी ननद और पड़ोसन आग में घी डालती रहीं। गीता चुपचाप रोती रही थी। किरण ने तो अपने लिए कहा था मर जाऊं तो छुट्टी हो, पर गीता को लग रहा था ये कोई ज़िंदगी है? ससुराल ऐसी होती है? मैंने कभी सोचा भी न था। माँ तो बात बात पर कहती थी, और थोड़े दिन सब्र करो, ब्याह हो जाए तो सारे शौक पूरे करना। तब ससुराल शब्द मन में शक्कर सी घोल देता था। जाने क्या क्या आकर जुड़ जाता था इस एक शब्द के साथ। देखा भी तो था उसने ऐसा ही, सजी सजाई, एक दूसरे को छेड़ना, खिलखिलाना, पति के नाम से बहुएं, भेद भरी हंसी से प्रकाशित चेहरे, एक पुलक उठना और एक आध वर्ष बाद मातृत्व की गरिमा से मंडित हो पूर्णता पा लेना। बड़े भाई का ब्याह नहीं हुआ था तो क्या, ताऊ जी के घर महीनों रही थी वो। टिल्लू दादा की शादी की अच्छी तरह याद है। नई बहू को ऊपर एक कमरे में ठहराया गया था। लड़कियां उसे बराबर घेरे रहती थीं। छोटी बुआ ने कई बार टोका, रात भर की जगी है, सुबह से ही सफ़र के बाद बैठी की बैठी है, थोड़ी देर उसे आराम करने दो, तुम लोग दरवाज़ा उड़का के चली आओ। बड़े बेमन से वे लोग नीचे आई थीं, पर कहाँ चैन पड़ता। घंटे भर बाद ही फिर से चक्कर लगने लगते। उन बहनों ने तय किया कि टिल्लू दादा की भाभी से पहचान कराए। दादा सोकर उठे थे, बहुत कहने सुनने पर किसी तरह ऊपर गए। बिनी ने जाकर उड़का दरवाज़ा पूरा का पूरा खोल दिया। एक पूरा दृश्य सामने आ गया।
फर्श की दरी पर अपनी बाह का तकिया लगाए नई दुल्हन निश्चिंत सोई थी। मुंदी हुई पलकें, माथे का पल्ला खिसका हुआ, खूब भरी हुई सिंदूर से दमकती मांग के दोनों ओर कुछ लटे माथे पर बिखरी हुई, जरा टेढ़ी हुई बिंदी, कान का झाला गालों पर झिलमिलाता हुआ, गोरे गोरे मेहंदी रचे चूड़ियाँ, कंगन से भरे हाथ और महावर लगे पायल बिछुओं से सजे टखने तक खुले एक दूसरे पर रखे सुंदर पाँव। अभिभूत से सभी कुछ क्षण खड़े रह गए। विनी आगे बढ़ी, अभी जगाती हूँ। दादा ने हाथ बढ़ाकर रोक दिया। नहीं नहीं, मत जगाओ, सोने दो उसे, और लौटकर सीढ़ियाँ उतर गए। चाय के समय गीता ने कहा, भाभी, टिल्लू दादा आपसे मिलने आए थे। अच्छा, कब? वो विस्मय से बोली, मुझे पता ही नहीं लगा, आप तो बेखबर सो रही थीं। मायके में 4-5 दिनों से बिल्कुल नींद नहीं आई थी। भीतर ही भीतर जाने कैसी घबराहट सी लगती रहती थी। यहाँ आप लोगों को पाकर लगा जैसे बड़ा पुराना संबंध हो। फिर तो ऐसी गहरी नींद आई कि बस। टिल्लू दादा का मुझे पता ही न चला, पर आपने जगह क्यों नहीं दिया? वो बड़े भोलेपन से बोली। हम लोग मुस्कुराएं। वो कहने लगे, मत जगाओ, थकी है, सोने दो। दूसरे दिन हम लोगों ने बड़ी शैतानी से पूछा था, फिर टिल्लू दादा मिले? भाभी झेप गईं, बोली, आप लोग सोचती होंगी ये कैसी बेशर्म है। सच बीबी जी, मुझे पता ही नहीं था कि किसका घर का क्या नाम है, तभी तो हम समझ गई थी, तभी तो किसी ने कहा नहीं कुछ। ऐसी प्यारी ननंदें भगवान सबको दे, और कहीं होती तो सारे घर में पूर आती, हल्ला मच जाता, बहू कितनी बेहया है, मैं तो पाँव धो धो कर पीऊँ आप लोगों के। नई भाभी उन्हें अपनी प्यारी सहेलियाँ सी लगी थी भी बराबरी की, बहुत होगा तो 2-1 साल बड़ी होंगी। साथ काम करना, साथ रहना, खूब मज़ा आता था। ताई जी का मिजाज जरा तेज था, पर हम लोग भाभी को बराबर बचा ले जाती। जाने कितनी बार भाभी की अनभ्यस्त उंगलियों से गिरे बिछुए उन्हें चुपके से लाकर दिए जाते। बिस्तर पर छूटी हुई उनकी ढीली पायल दादा बहनों को पकड़ा जाते यथास्थान पहुंचाने के लिए। बाद में तो ताई जी हर बात में कहने लगी थी, अब तुम ननद भौजाई जानो, मुझे क्या। मोगरे का गजरा भाभी को पसंद है, दादा से फरमाइश की जाती, वो सबके लिए लाते। चांदनी रातों में वे भी गजरे बांधती, छत पर महफिल जमती और आधी आधी रात तक गाने होते। ताई टोकती, नई बहू को छत पर देखकर लोग क्या कहते होंगे। उन्हीं की लड़की की जवाब देती, जैसे सारी दुनिया तुम्हारी बहू को ही देखती रहती है। अरे इतनी सारी हम लोगों में क्या पता नई बहू कौन सी है। और भाभी को सिर खोलकर बैठाया जाता, खुली हवा इन्हें भी तो चाहिए, अभी कल तक मायके में सिर खोले घूमती होंगी। तुम आराम से बैठो भाभी, कोई बड़ा आएगा तो हम बता देंगी, तुम घूंघट कर लेना, उन्हें आश्वस्त कर दिया जाता। जाने कितनी बातें जो अम्मा से नहीं कहीं, मन से भाभी को बताई हैं। ससुराल की यही कल्पना गीता ने संजोई थी, पर यहाँ सबने अकेला छोड़ दिया है, कोई अपना नहीं। लगता है सब विरोधी हैं। ये भी तो कुछ मीठी स्मृतियों की सौगात नहीं दे पाए जो दोनों के हृदय को जोड़ पाती। गीता को लगता कैसे इन्हें अपना कहूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इनका प्यार और सबका सहज व्यवहार। इसमें किसी का कुछ खर्च नहीं होगा और मेरा मन सुख शांति से भर जाएगा, किसी से कोई शिकायत न रहेगी। गीता सोचती, ये चांद से सजी रातें मुझे अच्छी लगती हैं। पूरे आसमान की चांदनी मेरी न सही, खिड़की से कभी कभी झांकने वाली थोड़ी सी किरणों से ही संतोष कर लूँगी। मायके जैसा ये नीम का पेड़ मुझे सावन का संदेश दे देगा और कोयल की कूक सुनकर मैं समझ लूँगी वसंत आ गया है। पतझड़ के सूखे पत्ते तो खिड़की से आकर कमरे में बिखर जाते हैं, पर इन सब के लिए जो मनस्थित चाहिए वो उसे नहीं मिलती। हंसी खुशी भरे कुछ पहर उस झोली में डाल दो तो जीवन की कटुताओं पर शीतल प्रलेप हो जाए। कभी कभी मन ऐसी कड़वाहट से भर जाता है कि जीवन असह्य लगने लगता है, फिर भी उसकी मरने की इच्छा नहीं होती। ये संसार अच्छा लगता है, जीवन के आनंद भोगने की चाह है। दुख, दुविधा और आतंक से रहित स्वाभाविक जीवन जीने की कामना बार बार उसके मन में जाग उठती है। बालों की बिखरी लटें समेटते हुए हाथ जोर से छरछरा उठा। कल कद्दूकस से छिल गया था, जरा सा नमक मसाला छू जाए तो बहुत लगता है। किसी से कुछ कहा नहीं गीता ने, नहीं तो कुछ सुनने को मिल जाता। समीर की शर्ट में बटन टाकते सुई उसी छिले पर जा लगी, मुंह से सी निकल गया। क्या हुआ? कुछ नहीं, कद्दूकस से हाथ कस गया था। देखें, समीर ने हाथ पकड़ा। कुछ लगा नहीं लिया? गीता कुछ क्षण समीर के चेहरे को देखती रही, फिर अचानक पूछ बैठी, तुम मुझे मेरे मायके भेज सकते हो? मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे कुछ हो जाए तो जिम्मेदारी तुम्हारी है ना। मेरी क्यों? और बड़े लोग हैं घर में।
मैं कैसे हर बात का जिम्मा ले सकता हूँ? तुम भी सब देखती हो, फिर भी कैसी अजीब बातें करती हो। इनका व्यक्तित्व भी कितना दबा हुआ है, अपने मन से कुछ नहीं कर पाते, दूसरे क्या कहेंगे यही सोचकर उचित का समर्थन भी नहीं कर पाते। और मैं कितना भी कुछ करूं, किसी की नज़रों में उसकी कोई कीमत नहीं। गीता ने ठंडी सांस ली। शरीर क्लांत और मन संतप्त होता है तो बोलने की इच्छा नहीं होती। मन करता है खूब खरी खोटी सुनाऊं और जी की जलन को शांत करूं। गीता को लगता इस सब के लिए उत्तरदायी समीर है। मेरा ब्याह तो इनसे हुआ है, बाहर से आके जरा सी देर को मेरे पास हो जाएं, फिर चाहे फ़ौरन ही चले जाएं। जरा सा महत्व तो मुझे दे दें तो इन छोटी छोटी बातों का घर वालों के व्यवहार पर बहुत असर पड़े। पर ये तो खुद ही असंतुष्ट हैं। इनकी दृष्टि को देखकर ही तो घर वालों का मेरे प्रति व्यवहार निर्धारित होता है। गीता अपने अनुभव किसी पर व्यक्त नहीं करती, सुनेगा समझेगा कौन। कभी कभी अचानक उसे लगता चारों ओर हरियाली और प्रकाश से भरा संसार नहीं, सुनसान धूसर असीमित रेगिस्तान फैला हुआ है। मन करता है भाग जाए यहाँ से निकलकर, पर कहाँ, दुनिया के सारे दरवाजे तो बंद हो गए हैं। ये ची ची की आवाज़ कहाँ से आ रही है? गीता कमरे से बाहर निकली, देखा चिड़िया का एक बच्चा नीचे पड़ा है। बरामदे के ऊपर वाले रोशनदानों में चिड़ियों ने अपने घोंसले बना लिए हैं। अब तो उसमें नन्हे नन्हे बच्चे भी दिखाई देने लगे हैं। चिड़िया चोंच में कुछ दबा कर लाती है तो पूरी की पूरी चोंच खोलकर आगे बढ़ाते हैं। फिर उनकी आवाज़ें जैसे छोटी छोटी घंटियाँ लगातार टुनटुना रही हों। उन्हीं में से एक बच्चा नीचे आ पड़ा है। उसने पास जाकर देखा, अभी तो पंख भी नहीं जमे। गुलाबी गुलाबी मुलायम सी नन्ही देह सहमी सिकुड़ी बैठी है। ऊपर मुंडेर पर बैठी चिड़िया चिचिया रही है। पता नहीं कब से पड़ा होगा। वो चम्मच में पानी ले आई, शायद पी ले। पुचकार की आवाज़ सुनकर कंचन बाहर निकल आई। भाभी, ये चिड़िया का बच्चा कहाँ से लाई? पानी उसकी चोंच में लगाते हुए बोली, ऊपर घोंसले से गिर पड़ा है। पकड़ने के लिए बढ़ाया हुआ कंचन का हाथ हटाते हुए गीता कह उठी, ना ना ना, छूना मत, फिर चिड़िया उसे लेंगी नहीं। चिड़िया तो उठा भी नहीं पाएगी उसे, यहाँ कहीं बिल्ली खा गई तो। प्लास्टिक की जालीदार टोकरी लाकर बच्चों को ढांक दिया गया और डबल रोटी का चूड़ा और पानी भीतर खसका कर रख दिया। गीता जानती है बच्चा बचेगा नहीं, उसके भीतर कहीं कुछ चटक कर टूट गया। आजकल तबीयत बहुत गिरी गिरी सी रहने लगी है। दाल की महक सहन नहीं होती, देखकर उबकाई आती है। गीता को लगा फिर कुछ दिन चढ़ गए हैं। समीर को पता चलने पर बोला, डॉक्टर के पास चलना, इंतज़ाम हो जाएगा। वो काँप उठी। एक बार भुगत चुकी है, तब शादी को 5 महीने ही हुए थे। उन दिनों मम्मियाँ सास आई हुई थीं। गीता की तबीयत ठीक नहीं रहती थी। सुबह सुबह मितली आती और कुछ खाते ही उलट जाता। सास अपनी भौजाई से बोली थी, क्या ज़माना आ गया है, साल पूरा होने से पहले ही बच्चा हो जाएगा। इन लोगों को तो कुछ शर्म नहीं, मुझे तो मोहल्ले में जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। क्या करें बीवी, कुछ अपना बस तो है नहीं, दोनों की उम्र है, तुम रोक लोगी क्या? एक झंझट से छुट्टी नहीं मिली, दूसरा सिर पे आ गया। कोई पूछे इनसे आगे क्या होगा। गीता वहीं बैठी थी, उठकर अपने कमरे में चली गई। तीसरे पहर मामी जी आकर उसके पास बैठी और सहानुभूति दिखाते हुए अपनी सलाह दे गईं और गीता समीर के साथ डॉक्टर के पास हो आई। परिणाम कई महीने भुगतना पड़ा था। शरीर और मन दोनों अवसन्न से हो गए थे। कमजोरी इतनी लगती कि उठकर खड़ा होने की हिम्मत नहीं पड़ती। डॉक्टर ने कुछ इंजेक्शन भी बताए थे, पर इसका ध्यान ही किसे था। पान खान की बात तो बहुत दूर की बात, ऊपर से 5वें दिन से रोज़मर्रा के काम शुरू। बैठकर पोछा देने और आटा गूंदने में तो जैसे जान ही निकल जाती। लगता कोई नाखूनों से भीतर ही भीतर खरोचे डाल रहा है। जरा झटका लगते ही लगता पेट की सारी नसें खिंचकर टूट जाएंगी। बार बार गला सूखता, बार बार प्यास लगती और जल्दी जल्दी बाथरूम जाना पड़ता। एक एक कदम ऐसा लगता जैसे पहाड़ लांघ रही हो। दोनों नंदनें स्कूल चली जाती, सास नहाकर पूजा पर बैठ जाती। काम और कौन करता? गीता के दिमाग में ये सब एक साथ घूम गया। शाम को तैयार रहना, समीर ने फिर कहा। मैं अब डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी। तुम समझती क्यों नहीं, अभी सबसे बड़ा काम किरण की शादी है। ऐसा ही था तो शादी क्यों की थी तुमने? हम लोग अभी इस लायक हैं क्या? घर के खर्च और बढ़ जाएंगे, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा तो सब लोग क्या कहेंगे? गीता बार बार सपने देखती है। एक हंसता खिलखता बच्चा उसके पास लेटा है, हाथ पाँव फेंक रहा है। कभी देखती है आंचल पकड़कर खींच रहा है, कभी गोद में आने को लपकता है, रोता है। जरा झपकी लगती है, यही सब दिखाई देता है।
वो मेरी गोद में आने को मचल रहा है और ये डॉक्टर के पास ले जा रहे हैं। पिछली बार नर्स ने कहा था शुरू में ये सब नहीं कराना चाहिए, नहीं तो बाद में भी हर बार गड़बड़ हो जाता है। वो तो मेरा होगा, मेरा अपना, रोएगा तो मेरे लिए, चाहेगा तो मुझे। उसे गोद में लेकर मैं सारी दुनिया से लड़ लूँगी। ये सूखा रेगिस्तान फिर सरस सुंदर हो उठेगा। थपकी देकर सुलाऊंगी, लोरी गाऊंगी, आंचल से ढककर दूध पिलाऊंगी जैसे मंजू भाभी पिलाती हैं। आखिरी बार टिल्लू दादा और मंजू भाभी को उसने अपने ब्याह में देखा था। भाभी का अधिकतर समय उसके सामान की साथ संभाल में उसके पास ही बीतता था। इस बार उनकी गोद में गुदगुदा गोरा सुंदर सा बच्चा था, बड़ा प्यारा। उस दिन भाभी जयमाल की साड़ी में किरण टाँक रही थी। इतने में दादा आए। मंजू, मुन्ना कहाँ है? दूध पीना छोड़कर मुन्ना भाभी की गोद से दादा की ओर लपका। भाभी के हाथ की सुई उन्हीं की उंगली में जा चुभी। देखो अपने बेटे की करतूत, भाभी ने उलाहना दिया। दादा ने मुन्ने को उठा लिया। दूध से भीगे होंठ अपने हाथों से पोंछते हुए बोले, उसे लेकर ऐसा काम तुम्हें करना ही नहीं चाहिए। भाभी की मान भरी और दादा की नेह भरी दृष्टियां मिलीं। दादा मुन्ने को लेकर बाहर चले गए। सुख सौभाग्य के सुंदर क्षण मेरे जीवन में भी कभी आएंगे? बार बार समीर डॉक्टर के पास जाने की याद दिलाता, कहता अब की बार पूरी संभाल होगी, अम्मा से मैं खुद कहूँगा और सब करवाऊँगा। अम्मा से कह देंगे इतने बड़े होकर क्या अम्मा अम्मा लगाए रहते हैं। ऐसे ही बोलने की हिम्मत पड़ती तो बार बार अबॉर्शन की नौबत नहीं आती। गीता झुंझला उठी है। वो जानती है ये सब झूठ है, बहकावा है, कोई कुछ नहीं करेगा। मेरे गर्भ के जिस बच्चे से ये मुझे वंचित कर रहे हैं उसे फिर कभी लाकर मुझे लौटा पाएंगे ये? अब मुझे बिल्कुल साफ कह देना है, अबॉर्शन नहीं करवाऊंगी। वो सोचती इन्हें काहे की कीमत चाहिए, मेरी ज़िंदगी की या बच्चे की? अगर इस लायक नहीं थे तो शादी क्या सिर्फ दहेज के लिए की थी? ये सब अगर कहूँ तो क्या ये मुझे मारेंगे नहीं? क्या मारा नहीं है कभी? मैं कहूँगी मारोगे तुम, मारो, और क्या कर सकते हो? मेरा यहाँ है ही कौन जो बचाएगा? सब तुम्हारा ही साथ देंगे। पिछली बार फैला दिया था दौरे पड़ते हैं, अब की बार सब मिलकर जला देना, कह देना नायलान की साड़ी ने आग पकड़ ली, दूसरी शादी से तुम्हें बहुत दहेज मिल जाएगा। बाहर से बोलचाल की आवाज़ आ रही है। आज रमाकांत मिले थे। बड़े भाई का नाम सुनकर गीता चौकन्नी हो गई। सास ने पूछा, कहाँ? हमारे रास्ते में, समीर ने कहा। मुझे लगा जैसे मिलने के लिए खड़े इंतजार ही कर रहे थे। इतनी बार दुत्कार चुके फिर भी मरों की हिम्मत पड़ जाती है। कह रहे थे माँ काफ़ी बीमार है, गीता को बहुत याद करती हैं, ना हो कहीं बाजार में एक बार दिखा दो, बहुत जिद करती हैं वो। हाँ हाँ छोड़ आओ ना, दूध टपक रहा होगा उनकी अम्मा का। ऐसा ही प्यार था तो रखे रहती घर में, हम तो पाँव पकड़ने गए नहीं थे। तुमने क्या कह दिया? मैंने कह दिया, जब अम्मा बाबू ने कह दिया तब आप लोग क्यों परेशान होते हैं? हम कुछ दुख तो दे नहीं रहे हैं आपकी बहन को, और अब तो जिम्मेदारी हम लोगों की है। और क्या सोचते होंगे दामाद को अपनी तरफ फोड़ लें, पर हमारे यहाँ के लड़के अभी तक तो ऐसे नहीं हैं कि खुद मुख्तार बन बैठें। आगे की भाई कुछ नहीं कहा जा सकता। गीता सुनती रही। उसे लगता रहा माँ बीमार हैं, वो तो वैसे ही कमज़ोर थी, मेरी चिंता उन्हें चैन भी नहीं लेने देती होगी। मन के भीतर बार बार कुछ कचोटने लगता है। भैया रास्ते में इंतज़ार करते मिले थे, निराश लौट गए। माँ क्यों चिंता करती है मेरी? छोड़ दें मुझे मेरे हाल पर। जब ब्याह दिया तब समझ लें उनके लिए मैं मर गई। आंखों में आए आंसू उसने पोंछ लिए। रोने से तो आंखें और ख़राब होंगी, वैसे ही कांटे से चुभते रहते हैं। जरा सी रोए तो धुंधलाने सी लगती हैं। सिर बिल्कुल खाली खाली सा लगने लगता है। कभी कभी तो उठते उठते भूल जाती कि किस काम से उठ रही थी। अजीब सी मनस्थित हो जाती है। सिर चकराता सा रहता है। आज भी लग रहा है जैसे अंदर से धमक रहा है। चौके में बैठकर काम करना मुश्किल लग रहा है। किरण चाय पीती हुई आई है। इधर किरण का व्यवहार बहुत ठीक हो गया है, पर शुरू में एक ढर्रा बन चुका है। दोनों में अधिक बातचीत नहीं हो पाती। गीता ने किरण को इशारे से बुलाया। मेरी तबीयत बड़ी अजीब हो रही है, तुम जरा ये सब्जी देख लेना, मैं थोड़ी देर में फिर आ जाऊंगी। अच्छा, मैं खाना बना लूँ? नहीं, अम्मा से कुछ मत कहना, पूछे तो बस मुझे आवाज़ दे देना। किरण की मदद से किसी तरह काम खत्म होता है। गीता कमरे में जाकर गहरी नींद सो जाना चाहती है, पर वहाँ फुल वॉल्यूम में रेडियो खुला है। ये आवाज़ें लगता है सिर में लगातार हथौड़े से चोट कर रही हैं। मन करता है रेडियो बंद कर सबसे कह दे बाहर निकल जाओ, मुझे चुपचाप सोने दो। तुम्हारे भैया मिले थे आज। समीर के शब्द गीता के कानों में गड्ढमड्ढ होकर पड़ रहे हैं। वो सब कुछ सुन रही है। अब कुछ सुनना बाकी नहीं है। अब तो लड़ने की भी हिम्मत नहीं बची है उसमें। वो चुपचाप बिस्तर पर लेटी रही।
रोशनी आंखों में चुभ रही है, सिर का दर्द और तीव्र हो गया है, आंखें जल रही हैं जैसे अभी उफन पड़ेंगी। दोनों आंखों पर हथेलियां रखकर दबाती है, चैन नहीं पड़ रहा किसी तरह। तकिया उठाकर सिर, आंख, कान सब दबा लेती है। पता नहीं क्या समय है, कोई पल्ला पकड़ रहा है, अपने शरीर पर कुछ स्पर्श अनुभव होते हैं। अधसोई अवस्था में बच्चे की किलकारी सुनाई दे रही है। गीता को लग रहा है नन्हा सा बच्चा उसके पास लेटा हाथ पांव चला रहा है, छोटा सा, बिना दांत का, मुंह, सुनहरे बाल। वो हाथ बढ़ाती है, किसी ने बढ़ा हुआ हाथ पकड़ लिया। वो चौंक कर जाग गई। समीर का चेहरा सामने आ गया। स्वप्न टूट चुका है। उफ, सोते पर भी चैन नहीं लेने देंगे। अस्वस्थ शरीर, खिन्न मन, ऊपर से ही आमंत्रण। आदमी क्या जानवर होता है। मेरे सिर में बहुत दर्द है। गीता मुंह फेर कर लेट गई है। समीर ठीक से बात नहीं करता, हर समय झल्लाता रहता है। गीता जानती है ये सब क्यों है, पर उस पर कोई असर नहीं पड़ता। वो सपने में मुझे देखकर मुस्कुराता है, गोद में आने को लपकता है। उसकी पुकार कैसे अनसुनी कर दूं? पर समीर तैयार नहीं होता। गीता का कहना सुनना सब बेकार हो गया है। अब तो एक ही धमकी बची है। सुना है नींद की गोलियां खाने से गहरी नींद आ जाती है। बहुत से लोग इकट्ठी गोलियां खाकर आत्महत्या कर लेते हैं। मुझे न जलना है, न डूबना है, न फांसी लगानी है। मरने का कोई इरादा नहीं है मेरा। गीता सोचती, बस इन्हें एक बार समझाना चाहती हूँ कि इस पर मैं कोई समझौता नहीं कर सकती। ये समझ जाएं तो बस समझ जाएंगे। नींद की गोलियों से पीड़ा नहीं होती, शरीर विकृत और भयंकर नहीं होता और बचने की पूरी आशा रहती है। ये 8:30 तक कमरे में आते हैं, कपड़े वगैरह बदल कर 8:45 की न्यूज़ सुनते हैं। बस ठीक है, नींद की गोलियां खानी होंगी। एक पर्चा लिखकर सेफ्टी पिन से तकिए पर लगा दूं। 8:15 पर नींद की गोलियां खा लूँगी। 8:30 पर ये आएंगे, पर्चा पढ़ेंगे, फिर तो मुझे बचा ही लिया जाएगा। कंचन की कॉपी, किताबें, पेन सब यहीं पड़े हैं। पढ़ते पढ़ते यहीं छोड़ गई है। गीता कॉपी में से बीच का पन्ना फाड़ लेती है। पेन लेकर सोच रही है क्या लिखूं। संबोधन? नहीं, कुछ संबोधन नहीं। सीधे से लिख देना है, मैंने नींद की 15 गोलियां खाई हैं। रोज़ रोज़ के क्लेश से अच्छा है मैं ही ना रहूं। अगर तुम घर में मुझे उचित व्यवहार और मेरे अधिकार दे सको तो बचाने की सोचना, नहीं तो मेरे हाल पर मुझे छोड़ देना। इस प्रकार की ज़िंदगी से ऊबकर मैंने मौत को अधिक अच्छा समझा। बाद में क्या लिखूं? तुम्हारी? नहीं, जिसने अपना ही नहीं समझा उसके लिए कैसे तुम्हारी? आंखों से आंसू टपकने लगे हैं। मैं क्यों रो रही हूँ? मैं कोई मरी थोड़ी जा रही हूँ। ये तो एक धमकी है बस, जिससे ये लोग संभल जाएं। आंसू पोंछ कर वो फिर लिखने लगी, सदा की अपराधिनी गीता। नींद की गोलियाँ उसने खरीदी नहीं, चुराई हैं। चोरी के फन में तो गीता बचपन से माहिर है। किरण की एक सहेली के चाचा की दवाओं की दुकान है। एक बार घर से वो दवाओं के पैकेट कुंडी में भरकर दुकान के लिए ले जा रही थी। रास्ते में यहाँ रुक गई। ताऊ जी के एक्सीडेंट के बाद गीता का दवाओं से काफ़ी वास्ता रहा था। यूं ही उलट पुलट कर देखने लगी दवाओं के पैकेट। पुरानी आदत ने जोर मारा। कभी कभी रात में 1-1 बजे तक नींद नहीं आती। उसने सोचा क्यों ना एक पैकेट पार कर लिया जाए, और एक पैकेट उसने धीरे से खिसका लिया। अलमारी में रखकर बिल्कुल भूल गई थी गीता। आज देखा तो फिर याद आ गई, और रोते रोते भी वो मुस्कुरा पड़ी अपनी कारस्तानी पर। चलो इसी काम में आए। वो गिलास में पानी भर लाई, चूड़ियों में से सेफ्टी पिन निकाल कर पर्चा तकिए में लगाकर समीर के सिरहाने रख दिया। जी बड़े ज़ोर से धड़कने लगा। लिख तो 15 दी हैं, खाऊं कितनी? इतनी खाते तो डर लग रहा है कहीं फ़ौरन ही ना मर जाऊं, जो कोई बचा भी ना सके। नहीं, कुछ नहीं होगा, डॉक्टर लोग पेट साफ करके बचा लेते हैं। पर बहुत देर ना हो गई तो? बहुत देर काहे की होगी? 8:30 पर तो ये आ ही जाते हैं। न सही 8:30, 8:35 सही। क्या बजा है? 8:05? नहीं, अभी नहीं, 8:15 पर। अरे, आंसू की बूंदें गिलास में गिर रही हैं। मुझे रोना नहीं चाहिए, पर मन बहुत कच्चा हो रहा है। भीतर से हृदय उमड़ा आ रहा है। इच्छा हो रही है खूब रोऊं, रोती चली जाऊं। ये सब बेवकूफ़ी है। मैं तो बच जाऊंगी, ये बचा लेंगे। ऐसे कहीं कोई किसी को मरने देता है? ये पछताएंगे क्या? कहेंगे माफ़ कर दो गीता, मैंने अन्याय किया है। जब सास जी इनके कान भरती और ये बोलते बोलते ताव खाकर हाथ चलाने पर उतर आते, तब बाद में सोचती कि अब शायद सुनाएंगे, मनाएंगे, मुझे माफ़ कर दो गीता। पर वो तो कभी नहीं हुआ। अरे क्या बज गया? 8:12। अभी नहीं, थोड़ी देर बाद। क्या सोच रही थी क्रम ही नहीं जुड़ पा रहा। मन उद्विग्न है,
पता नहीं ये ऐसे क्यों हैं, इस घर का ढर्रा ही कुछ दूसरा है। ये जानते हैं अम्मा बेकार लगाती बुझाती हैं, फिर भी उन्हीं का समर्थन करते हैं। अब तो मैं भी जवाब देने लगी हूँ, ना बोलूँ तो पागल हो जाऊँ। कभी तो ऐसा लगता है मेरा अपने ऊपर कोई वश नहीं रहेगा। सब कुछ फेंकना, तोड़ना, फोड़ना शुरू कर दूँगी। इच्छा होती भाग जाऊँ यहाँ से, कहीं भी चली जाऊँ, यहाँ ना रहूँ। कभी कभी कमरा बंद करके बैठ जाती। सुबह से शाम तक कोई कुछ कहने नहीं आता था। सास जी द्वारा उकसाए गए ससुर जी दरवाजे पर आकर आवाज़ देते, बहू दरवाज़ा खोलो, बहू मेरी इज्जत का ख्याल करो, और उनके स्वर के आगे मेरी इज्जत टूट जाती। अब क्या बच गया, 7:15 बज चुके, समय हो गया, ज़रा और रुक जाऊँ, कहीं ये देर में उठे तो, और 2 मिनट बाद सही। इनके मन की करुणा जगाने को कितना कितना रोई हूँ, पर अब मैं इनके सामने बिल्कुल रोना नहीं चाहती। कितनी रातें मैंने अनसोई गुजारी हैं, किसी को क्या मालूम। और उस दिन क्या हुआ था, ज्वर के कारण मेरी देह जल रही थी, मैं ओढ़े हुए चुपचाप पड़ी थी। इनने आकर कहा था, तुमने नहीं कहा तो नहीं सही, अम्मा को ऐसा लगा होगा, माफ़ी मांग लो, छोटी नहीं हो जाओगी। माफ़ी मांगने का मतलब है मैंने कहा है कि मैं मानती हूँ कि मैंने ये सब कहा। वो तो अपने आप ही अपने लिए कहती जाती हैं, हाँ मैं राक्षसी हूँ, हत्यारी हूँ, मैं तो डायन हूँ, और नाम मेरा आ जाता है। घर की हर समय की किटकिट से परेशान हो गया हूँ। अरे तुम ही झुक जाओ। पर मैंने माफ़ी नहीं मांगी थी। बाहर फिर कुछ कहा सुनी हुई थी। ये तमतमाए हुए कमरे में आए थे। मेरे गाल पर थप्पड़ मारने वाले इनके हाथ ने ताप का अनुभव किया होगा। ये ठिठके थे जरा, मेरी ओर अजीब सी नज़रों से देखा था, जैसे 2 अजनबी एक दूसरे को तौल रहे हों, फिर बाहर निकल गए थे। अम्मा उसे तेज बुखार है। गीता को सब याद आ रहा है। मैंने सोचा था तुम मेरे पास आओगे। रात भर बेचैनी से करवटें बदली थी मैंने। जरा सी आहट पर आँख खुल जाती। ज्वर के ताप में आंसू सूख गए थे। बार बार सूखी हिचकियाँ गले को मरोड़े जाती थीं। तुम पानी को पूछने भी नहीं आए। तुम्हारी ऐंठ थी ना। बाद में पता चला तुम्हारी माँ ने तुमसे कहा था, तुम थके हो, आराम से बाहर सो, मैं उसे देख लूँगी। और आज्ञाकारी तुम बाहर सोने चले गए थे। मैं जानती हूँ तुम तो खर्राटे भर भर कर निश्चिंत सो गए होगे। मेरा ध्यान ही कहाँ आया होगा तुम्हें। तुमने कहा था अम्मा क्या सोचेंगी। तुमने ये नहीं सोचा माँ तो तुम्हारी थी, हर एक की कैसे हो सकती थी। वो तो हमेशा से सुनाती आई थी, फला जगह से इतना आ रहा था, फला ने इतना देने को कहा था। शादी के बाद भी कुछ चिट्ठियाँ आ गई थी। मुझे नीचा दिखाने के लिए वो उन्हें लेकर बैठ जाती, हंसती जाती, सुनाती जाती, झींकती जाती थीं। वो तो चाहती ही थी एक मरे तो दूसरी आ जाए, और सामान और पैसा लेकर। और मैं कहाँ जाऊँ। अब तो मायके में भी ठिकाना नहीं। वहाँ का सुख चैन नष्ट हो जाएगा। छोटी बहन के ब्याह में बाधा पड़ेगी। नहीं, वहाँ मेरी ज़िंदगी पार ना हो सकेगी। अरे अब तो 8:25 हो गए, जल्दी जल्दी खा लूँ। उसने पानी का गिलास उठाया, एक गोली मुंह में डाली, घुट, दूसरी डाली, घुट, तीसरी डाली, घुट। ये कैसी आहट, कोई आ रहा है। हड़बड़ी में कई गोलियां मुंह में डालीं। 1 बार, 2 बार, 3 बार, कितनी खा लीं गिनती ही नहीं पता चला। जाने कितनी खा लीं। शीशी बिस्तर पर गिर पड़ी है। पानी का गिलास रखते रखते ज़मीन पर गिर पड़ा, टूट गया गिलास। गीता ने निढाल सी हो सिर तकिए पर रख दिया। सिर में कुछ गोल गोल घूम रहा है। आंखों में जलन हो रही है बुरी तरह। मैं बचूंगी नहीं क्या। ये बचा लेंगे, पर पता नहीं कितनी देर में आए। मुझे कैसा लग रहा है, कोई आ रहा है। कुछ आहट सुनाई दे रही है। लौट गया जो आया था, यहाँ कोई नहीं आएगा। अरे ये कितनी देर में आएंगे। मैं मर रही हूँ और उन्हें 5 मिनट की फुर्सत नहीं। कैसी सनसनाहट सी लग रही है। कहीं कोई आहट नहीं, बस नींद का अंधेरा, इधर उधर कहीं कुछ नहीं। उसे लगा चक्कर पर चक्कर खा रही है, सब कुछ घूम रहा है। आंखें खोलना चाहती है, खुलती नहीं। कानों में कैसी कैसी आवाज़ें आ रही हैं, साएं साएं, भाएं भाएं, विचित्र विचित्र ध्वनियाँ। क्या होश आ रहा है। शायद पलकें हिल रही हैं जरा जरा। गीता याद करने की कोशिश करती है, कुछ याद नहीं आता, कुछ समझ में नहीं आता। पलकों पर तो जैसे मन मन भर का बोझ रखा है। भीगेपन का शीतल स्पर्श माथे और आंखों पर अनुभव हो रहा है। कल रात से ऐसे ही पड़ी है। डॉक्टर कहते हैं अब भी होश ना आया तो बचने की उम्मीद बिल्कुल नहीं है। अच्छा तो ये लोग बचाने आए हैं। कमरे में चला फिरी हो रही है, ये भी ज़रूर होंगे। धीरे धीरे कुछ याद आने लगा उसे। बहू अब कैसा लग रहा है। कान के पास सास की आवाज़ थी। पहली बार स्वाभाविक स्वर है। गीता को विश्वास नहीं होता। वो हल्के से आँख खोलती है।
पहचाने कौन है, ये कैसे उजाड़ सा चेहरा लिए खड़े हैं? ससुर जी भी हैं? बहू लेटी रहो आराम से, ससुर कह रहे हैं। कप में पानी और चम्मच लेकर समीर आगे बढ़ा है। उसने धीरे से मुंह खोल दिया। आज इन्हें शर्म नहीं आ रही सबके सामने पानी पिलाते? ऊपर से कोई झुक आया है। गीता मुझे माफ़ कर दो, तुम बहुत नाराज़ हो। माथे पर पानी की बूंद टपकी। गीता को अंदर ही अंदर हंसी आ रही है। आंखें पूरी तरह खुल नहीं पा रही हैं। मेरे आंसुओं पर दया आई थी किसी को? तुम्हें कैसे माफ़ कर दूं? गीता कोशिश करके भी बोल नहीं पा रही। सास ससुर कमरे से बाहर चले गए हैं। समीर ने आगे बढ़कर गीता के दोनों हाथ पकड़ लिए। मुझे माफ़ नहीं करोगी गीता? उससे क्या होगा, तुम क्या बदल जाओगे? बेकार की बातें। अधिक बोला नहीं गया उससे। समीर निराश होकर बाहर चला गया। बाद में किरण ने बताया, भैया के गले में एक बूंद पानी कल रात से नहीं गया। अम्मा से बहुत नाराज़ हो रहे थे। पड़ोस में तरह तरह की बातें हो रही हैं। सब कह रहे हैं बहू को जहर दे दिया। बाबू ने अम्मा से कहा, तुम उसे चैन से नहीं रहने दे सकती तो अलग कर दो। रात में समीर आया, सूखा सा चेहरा लिए। पीछे पीछे गीता की माँ और बहन आई। खुद लेने गया था समीर उन लोगों को। माँ को देख गीता के चेहरे पर चमक आ गई। 3 वर्ष की बिछड़ी बेटी को इस दशा में पाकर माँ दौड़कर बेटी से गले लग गई। गंगा जमुना की धाराएं फूट निकलीं। यह देखकर समीर बाहर निकल गया। कल सुबह अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी, पर गीता ने कह दिया, मुझे अब नहीं जाना है उस नरक में, वहाँ रहने से तो मौत अच्छी। किरण ने पिता से कहा, भाभी घर जाने को तैयार नहीं है। ससुर सीधे गीता के पास चले आए। बहू अब माफ़ करो, तुम्हारी सास भी बहुत पछताई हैं। लोग जाने क्या क्या कह रहे हैं। तुम्हें अब कोई शिकायत हो तो मुझसे कहना। बाबूजी, अब उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो नहीं रहना चाहती यहाँ तो ना रहे। जब से आई है एक बार भी मैके नहीं भेजा गया। अब उसे चले जाने दीजिए। लोगों के कहने की चिंता कहाँ तक की जाएगी। जब उसकी इच्छा होगी और कुछ व्यवस्था कर पाऊँगा तो ले आऊँगा। ये समीर की वाणी थी। फिर गीता की माँ की ओर घूमकर बोला, माँ जी, अपनी बेटी से कह दीजिए उस पर अब कोई रोक नहीं लगाएगा। गीता ने धीरे से जवाब दिया, माँ अभी तो तुम्हारे साथ जाऊंगी, बाकी सब फिर बाद में देखा जाएगा। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर प्रतिभा सक्सेना जी की लिखी हुई उपन्यासिका घर मेरा है। स्वर से सजाया था मैंने, यानी सीमा सिंह।